लास्ट वीडियो में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था और थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर किए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और साथ ही में हमने मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन मैटर भी देखा था। इस वीडियो में हम करेंगे चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो इंटरकन्वर्टेबल हैं। इंटरकन्वर्टेबल मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाते हैं, और गैस से सॉलिड में भी चेंज हो जाते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज होते हैं। तो ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। लेकिन ये इंटरकन्वर्टेबल किस लिए हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, क्या करने से होंगे? ये होंगे आइदर हीटिंग करने से या फिर कूलिंग करने से। ठीक है, कूल करने पर या हीट करने पर ये मैटर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीटिंग। अगर जब हीट करते हैं तो 2 प्रोसेस होती हैं, पहली होती है मेल्टिंग और दूसरी होती है इवेपोरेशन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल्टिंग। ओके, तो मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है? ऑन हीटिंग अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, इट इज़ नोन एज मेल्टिंग। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो चेंज होती है लिक्विड में। फॉर एग्जांपल आइस को जब हम हीट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी वाटर में। ये यहाँ पे इसका पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आइस की पीसेस हैं, हीट करने पर ये वाटर में चेंज हो जाती है। अब अगर हम सॉलिड का स्ट्रक्चर देखें, सॉलिड में पहले भी बताया मैंने कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में स्पेस भी काफ़ी कम होती है। जब हम हीट करते हैं इसी सॉलिड को तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। आज इनके वाइब्रेशन ज़्यादा तेज़ होने से जो इनके बीच की जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, इनका जो एक रिजिड पैटर्न है वो टूट जाता है ना। अगर आप किसी कमरे में बैठे हों और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप दूर दूर हो जाएंगे, जितने भी घर में लोग हैं वो दूर दूर बैठेंगे ताकि हवा आए उनके पास। सिमिलरली जब सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इसी तरह से वाइब्रेट करने लगते हैं और वो दूर चले जाते हैं, और जब दूर जाते हैं तो उनके बीच जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, और जब स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो यही चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज़ द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस। जैसे हमने मेल्टिंग में किया था कि सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो गैसियस स्टेट में पहुँच जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर को जब हम बॉयल करते, हीट करते हैं तो ये चेंज होता है वाटर वेपर में, यानी कि लिक्विड से गैसियस फॉर्म में। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं वाटर में? जैसे सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स जो थे वो बहुत पास पास थे यहाँ, लेकिन वाटर में या लिक्विड में उनके बीच थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा डिस्टेंस होता है, और इसी वजह से लिक्विड जो होता है वो फ्लो होता है। ये तो आप पढ़ चुके ही हैं। तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब हम इसको हीट करते हैं? हीट करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं। कैसे जाएंगे? जब ये मॉलिक्यूल्स के बीच आग हीट दी जाती है तो हीट से ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं, हिलते हैं, तो हिलने से क्या होगा, जो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। अब जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये और दूर दूर हो जाएंगे। जैसे किसी जगह आग लगी होती है तो वहाँ लोग कैसे दूर दूर भागते हैं, है ना, बचने के लिए उस आग से। तो वैसे ही यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर जाएंगे, और दूर जाने से वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों, चेंज इन स्टेट ड्यू टू हीटिंग हम देख चुके हैं। हीटिंग करने से या तो मेल्टिंग होगा और या तो फिर इवेपोरेशन होगा। अब हम करते हैं कूलिंग से क्या इफेक्ट होता है स्टेट में। तो कूलिंग करने से 2 प्रोसेस होती हैं, आइदर कंडेंसेशन होगी और नहीं तो फ्रीजिंग होगी। सो हम सबसे पहले कंडेंसेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन होता क्या है? द चेंज ऑफ अ वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी अगर कोई गैस है और उसे हम कूल करें तो कूल करने से वो किस में चेंज होती है? लिक्विड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेपर्स। वेपर्स को अगर आप कूल करें, ठंडा करें, तो वो वाटर में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे या फिर ठंडा पानी पीते होंगे
तो बॉटल जो फ्रिज से अगर आप बॉटल निकालते हो ठंडी बॉटल, उसे बाहर रख दो थोड़ी देर, तो आप वो थोड़ी देर रखने के बाद उसमें देखोगे छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये पानी की बूंदें आई कहाँ से? अब ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आया होगा और आपने इसे पढ़ा भी होगा जब आपने कंडेंसेशन जब किया था ये। तो फिर से हम इसे रिपीट करते हैं कि बाहर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं छोटे छोटे। अब जब वाटर वेपर कूल सरफेस पे आते हैं, किसी ठंडी सरफेस पर पड़ते हैं, तो यही जो गैशियस फॉर्म में होते हैं यही ठंडे होकर वाटर में चेंज हो जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम इनके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में। आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैसे होते हैं, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, है ना। अब जब ये मॉलिक्यूल्स जब काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं और इन्हें हम कूल कर दें, कूलिंग कर दिया जाए, तो यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लो मूव करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, पास पास आने लगते हैं। जैसे कि ठंडियों में आपने अपने आप को भी देखा होगा कि आपका कुछ मन नहीं करता है काम करने का, आप एक ही जगह बैठना चाहते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जब कूल कर देते हैं तो ये थोड़े पास आने लगते हैं और ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, ठंड से ये सिकुड़ने लगते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो जब ऐसा होता है तो ये जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। गैस में तो मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर होते हैं और ये जो पैटर्न है ये पैटर्न किस में होता है, लिक्विड में। तो ये जो गैशियस फॉर्म होता है, जो गैस को जब हम कूल कर देते हैं तो यही लिक्विड में चेंज हो जाता है। फ्रीजिंग, अभी हमने किया था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में सिर्फ इतना था कि वेपर्स जो होते हैं वो लिक्विड में चेंज होते हैं कूलिंग करने पर, और फ्रीजिंग में जो है वो लिक्विड चेंज होती है सॉलिड में। ठीक है, छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंडेंसेशन में हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं और फ्रीजिंग में लिक्विड को सॉलिड में। अगर आप फ्रिज में वाटर रखते हो ठंडा करने के लिए, तो वो किस में चेंज हो जाता है, आइस में, है ना। ये तो आप सब जानते हो। तो किसी भी चीज़ को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाती है। और मॉलिक्यूल की जहाँ तक बात करें तो सेम जैसे कि मैंने कंडेंसेशन बताया वैसे ही फ्रीजिंग में होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं, ये तो आपको पता है। तो जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब हम फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो इनका जो मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है। वो दूर दूर जो होते हैं वो नहीं होते हैं, वो पास आने लगते हैं स्लोली स्लोली, और उनका मूवमेंट कम हो जाता है। अब ज़्यादा ठंडी पड़ने से, जैसे ठंडियों में अगर आपके घर में 2-4 लोग हैं तो ठंडियों में सिकुड़ने लगते हैं, आप पास पास आने लगते हैं, है ना, ठंड की वजह से, ताकि ठंडी कम लगे। तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स भी पास आने लगते हैं, और पास आने की वजह से उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है। तो जब लिक्विड में तो डिस्टेंस होता है, जब वो ज़्यादा ही पास आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाते हैं सॉलिड में। सॉल्युबिलिटी आपने पढ़ा होगा पहले भी कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। जब किसी चीज़ में हम कोई दूसरी चीज़ मिलाते हैं और वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसे कहते हैं हम सॉल्युबल। अब सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस पानी में मिक्स होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड्स इन वाटर। पानी में सॉलिड्स किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या वो मिक्स होते हैं, नहीं होते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कुछ सॉल्ट और शुगर। जब इसे हम पानी में मिलाते हैं तो पानी हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट यानी वो चीज़ जिसके अंदर कोई दूसरी चीज़ मिलाई जाती है, और जो दूसरी चीज़ मिलाते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट कम चीज़ होती है और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होती है, और वो दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और यहाँ पे हमारा है शुगर या सॉल्ट। ठीक है, जब शुगर या सॉल्ट को हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, अच्छे से मिलाते हैं, तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब वो मिक्सअप हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे कि दे आर सॉल्यूबल। सॉल्ट, नमक या चीनी पानी में जब भी मिलाते हैं और वो मिक्सअप हो जाते हैं तो हम उसे कहेंगे कि वो सॉल्यूबल है। ठीक है, अगर हम सॉल्ट या शुगर की जगह चॉक लेते हैं, चॉक या सैंड, मिट्टी लेते हैं, तो वो मिक्स नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे कि वो इनसॉल्यूबल है। सॉल्यूट जो हमारा चॉक या सैंड है वो इनसॉल्यूबल है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कुछ चीज़ें पानी में मिक्स हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जो मिक्स हो जाती हैं वो सॉल्यूबल होती हैं, और जो मिक्स नहीं होती हैं वो इनसॉल्यूबल होती हैं। अब वाटर ही हमने क्यों चुना एज अ सॉल्वेंट? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं।
वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पानी में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और कोई दूसरा लिक्विड ऐसा है नहीं है जिसमें इतनी सारी चीज़ें मिक्स हो पाती हों, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पानी में शुगर मिलाएं या नमक मिलाएं तो क्या उसका लेवल कभी बढ़ता है? आप देखोगे, आज ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करना घर में जाकर कि अगर आप जैसे इस ग्लास में मैंने पानी ले लिया है, ठीक है, अगर मैं इसमें सॉल्ट डालती हूँ, नमक डालती हूँ, नमक डालने के बाद अगर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ तो जो पानी का जो लेवल है वो इतना ही रहेगा। आप उसे मार्क कर लेना पहले, नमक डालने से पहले जब मार्क कर लोगे तो मार्क करने के बाद जब इसमें नमक डालते हो या चीनी डालते हो, मिक्स करने के बाद आप देखोगे कि इसका जो लेवल है जितना था वो उतना ही रहेगा। ये नहीं कि उसका लेवल अगर बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। ऐसा क्यों है? आपको तो पता है कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच गैप होता है, डिस्टेंस होता है, वो थोड़े से दूर होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं जैसे सॉलिड में। सो जो इनके बीच स्पेस होती है, अगर इनके बीच जो खाली जगह है उसमें नमक या चीनी आकर उस जगह को घेर लेते हैं। अब जब ऑलरेडी स्पेस है तो वो इसी में आएंगे, उसको अलग से कोई स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है, तो पानी का जो लेवल है वो उतना का उतना ही रहता है, वो राइज अप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चीनी की जगह कोई स्टोन ले लो, पत्थर ले लिए जैसे मैंने यहाँ पे, या सैंड ले लिया, तो ये क्या होता है कि ये उस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होती है उसके बीच में ये आ नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तो पानी जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये जो स्टोन पत्थर होते हैं उन पानी की जगह ले लेते हैं और पानी का जो लेवल होता है वो राइज हो जाता है, यानी कि पानी ऊपर चला जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि सॉलिड जो शुगर होता है, शुगर या सॉल्ट, वो जो चीज़ें सॉल्यूबल होती है पानी में वो अलग से स्पेस नहीं लेती हैं, पानी का लेवल उतना का उतना ही रहता है। चलिए अब देखते हैं लिक्विड पानी में मिलते हैं कि नहीं। लिक्विड अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन, अल्कोहल, ऑयल, ठीक है। तो अगर हम ग्लिसरीन और अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं। जब लिक्विड में लिक्विड कोई चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है या मिक्स हो जाती है तो हम उसको कहते हैं मिसिबल, ठीक है। तो ग्लिसरीन एंड अल्कोहल आर मिसिबल इन वाटर। लेकिन कोई चीज़ जब मिक्स नहीं होती है, कोई लिक्विड जैसे ऑयल, आप कोई भी तेल ले लीजिए, आपके घर में तेल होंगे तो आप उसे मिक्स करके देखिए पानी में, क्या वो मिक्स हो रहे हैं? तो आप देखोगे कि पानी में जो ऑयल है वो ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है, ऊपर तैरने लगता है, वो मिक्स नहीं होता है। तो जब कोई लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं इममिसिबल, ठीक है। ऑयल इज इममिसिबल इन वाटर। अब ऑयल जो है वो इममिसिबल क्यों है, मिक्स क्यों नहीं हो रहा है वाटर से, वो ऊपर ही क्यों तैर रहा है? जब ऑयल लाइटर होगा, यानी उसका जो वेट है वो हल्का होगा पानी से, तो वो ऊपर तैरेगा। अगर वो हैवी होता है तो वो नीचे तैरता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑयल है वो लाइटर है, वेट में हल्का है, इसीलिए वो ऊपर फ्लोट करता है। अब नेक्स्ट है गैसेस इन वाटर। गैस कैसे बिहेव करती हैं वाटर में? देखिए, पानी में गैस भी होती है। अगर गैस नहीं होती तो जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं, वाटर एनिमल्स रहते हैं, वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? तो पानी में ऑक्सीजन तो होती ही है, तो ऑक्सीजन क्या है? वो एक गैस है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। आप सबसे इजी एग्जांपल है आपका कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जब आप बॉटल को शेक करते हो तो या फिर ग्लास में डालते हो तो बबल्स दिखते हैं, दिख रही है इसमें बबल्स हैं, तो ये बबल्स किस चीज़ के हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो ये एक एग्जांपल है कि कार्बन गैसेस इन वाटर, जब गैस मिक्स हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो गैस इज डिजॉल्व इन वाटर। So here fill-ups for you students. So let's start. First one, dash is universal solvent. Second, the change of a liquid into solid on cooling is known as dash. Third, dash and dash are two processes that take place on heating. Fourth, oil is dash in water. If you have any query and any doubt, you can ask me in comment box. Thank you.